हम पढ़ेंगे जीएफआर और उसके बाद रीनल क्लियरेंस पढ़ेंगे, ताकि आपको सही तरह समझ आए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार जीएफआर होता क्या है। ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम कहते हैं जीएफआर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये होता क्या है। तो इसको पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस सिंपल अल्फाज में कि ये होता क्या है। तो आपको पता है कि हमारे जितने भी हम इंसान हैं, हम में दो किडनीज होती हैं। हमारे अंदर दो किडनीज होती हैं और उन किडनीज में हमारा ब्लड जाता है। अब आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड, देखो, जितना ब्लड हमारी किडनी में जाएगा उसको हम कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो या रीनल प्लाज्मा फ्लो। जितना ब्लड हमारी किडनी में जाता है उसको हम कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो या रीनल ब्लड फ्लो। लेकिन हमारी किडनी में कितना ब्लड फिल्टर होता है, हमारी किडनी में कितना ब्लड आगे उसके अंदर फिल्टर होता है, कल हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन बैरियर। तो कितना ब्लड फिल्टर होता है उसको क्या हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीएफआर। कितना ब्लड फिल्टर होता है उसको हम जीएफआर कहते हैं। और कितना ब्लड हमारी किडनी में जाता है उसको हम कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब उस इसकी डेफिनेशन जो अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं, तो इसकी सिंपल अल्फाज में जो डेफिनेशन है वो ये है कि अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड ब्लड, ठीक है, अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड ब्लड बाय बोथ किडनीज। ये इसमें अहम बात है कि जो जीएफआर हम देखते हैं ना, हम कहते हैं कि यार हमारी जो नॉर्मल जीएफआर होती है ना वो 120 होती है। वो एक किडनी की नहीं होती, वो दोनों की मिला के होती है। ये बात बहुत टेक्निकल है और ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए कि जो जीएफआर होती है वो एक किडनी की नहीं हम कहते। अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड ब्लड बाय बोथ किडनीज। हमारी किडनी हमारे जो दोनों किडनियां हैं, जो हमारे दोनों गुर्दे हैं, वो 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर करते हैं उसको हम जीएफआर कहते हैं। 1 मिनट में दोनों गुर्दे कितना ब्लड फिल्टर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीएफआर कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ अ फिल्टर्ड ब्लड बाय बोथ किडनीज, तो ये इसकी सिंपल अल्फाज में डेफिनेशन है, ये आपने लिख लेनी है ताकि आपको याद रहे कि दोनों किडनीज हमारी 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीएफआर। अब आप कहते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी किडनी की कितनी जीएफआर है। तो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने ना क्या करना है, हमने एक ऐसा केमिकल यूज करना है जो कि क्या हो जाए, जो 100% क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। और उस वो जो केमिकल है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि ना वो एक्सक्रीट होता है, सॉरी, ना वो सक्रीट होता है, ना वो रीअब्जॉर्ब होता है। ये सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन को मैं बाद में समझाता हूँ। लेकिन आपने याद रखना है, कल हमने पढ़ा था जो हमारा इनोलिन होता है ये हम क्या करते हैं, ये जो होता है ये हम ईसीएफ के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन आज अपने नॉलेज में इजाफा कर लें, जो इनोलिन होता है इसको हम यूज करते हैं, इनोलिन हम यूज करते हैं टू मैयर जीएफआर। टू मैयर जीएफआर, ये पहली बात है कि जीएफआर मैयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इनोलिन यूज करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार हम इनोलिन ही क्यों यूज करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो इनोलिन होता है ये 100% क्या हो जाता है, ये 100% फिल्टर होता है। मतलब जब हमारे ये बोमेन कैप्सूल उसमें ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में जाता है, तो ये 100% उसमें फिल्टर हो जाता है, उस 100% क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो जितना हमारा इनोलिन होगा वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि यार हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है उसको हम जीएफआर कह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनोलिन की वजह से, क्योंकि इनोलिन 100% फिल्टर हो जाता है, तो जब हम इनोलिन को मेजर करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, हमारी जीएफआर पता चल जाएगी। और जो इनोलिन है इसकी और क्या करेक्टरिस्टिक है कि ये 100% फिल्टर्ड होता है। और ये ना तो रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, ना ये क्या आता है, रीअब्जॉर्ब होता है, ये किडनी से वापस ब्लड में नहीं आता। और दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि ना तो ये सक्रीट होता है, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, ये सिक्रीशन मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा, ना ये सक्रीट होता है और ना ये रीअब्जॉर्ब होता है। जो हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सक्रीट होती हैं, किससे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से, किस में, हमारे बोमेन कैप्सूल में। तो जो इनोलिन है ये बहुत शिजादा बंदा है, ये क्या करता है, ये 100% फिल्टर तो हो जाता है, ना ये रीअब्जॉर्ब होता है ना ये सक्रीट होता है। और ये हम इसको यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो इनोलिन होता है हम इसको किस किस मकसद के लिए यूज करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि जो इनोलिन होता है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेजर करने के लिए। दूसरा एमसीक्यूज क्या है कि जो इनोलिन है हम इसको यूज करते हैं टू मेजर जीएफआर। हम इसको जीएफआर मेजर करने के लिए क्यों यूज करते हैं, कि क्योंकि ये 100% फिल्टर हो जाता है और ना ये रीअब्जॉर्ब होता है ना ये सक्रीट होता है। तो हमें इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला को आपने रट्टा मारना है, और वो फार्मूला ये होता है कि सी का मतलब होता है क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस। और रीनल क्लियरेंस अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ कि रीनल क्लियरेंस क्या होता है। रीनल क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी मादे को, कोई भी मटेरियल है उसको हमने क्लियर करना है हमारे फ्लूइड से, उसको हम कहते हैं रीनल क्लियरेंस। अब रीनल क्लियरेंस का फार्मूला आप याद कैसे करोगे,
आपने क्या याद रखना है, एक निमोनिक है जो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला आपने कैसे याद रखना है कि रीनल क्लियरेंस का फार्मूला होता है यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्या चीज है, यूवीपी, यूवीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से आपने इसका फार्मूला याद रखना है। अब यू क्या है, यू क्या है, यू आप होता है, यू हमारे पास होता है यूरिन कंसंट्रेशन, कि जो फर्ज करो अब हम इनोलिन की कंसंट्रेशन देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यूरिन में जो पेशेंट का यूरिन होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें यूरिन की कंसंट्रेशन फाइंड कर देंगे। तो उसका उसके लिए मैं क्या ये फार्मूला यूज करूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। यू के साथ मैं क्या लगा दूंगा, इनोलिन। मतलब कि मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, जो इनोलिन होगा, इनोलिन मैंने एक पेशेंट को दिया, इनोलिन उसकी किडनी में जाएगा और 100% फिल्टर हो जाएगा। उस इनोलिन की कंसंट्रेशन को यूरिन में मैंने पहले मैं फाइंड करूंगा और उसको मैं कहूंगा यू। वी क्या है, वी क्या है, वी इज यूरिन फ्लो रेट। ठीक है, आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है यूरिन फ्लो रेट, कि आपका जो यूरिन है, जो पेशेंट है, उसकी किडनी कितने मिनट में, मतलब 1 मिनट में कितना यूरिन बना रही है, कितने यूरिन को फ्लो कर रही है। तो यूरिन फ्लो रेट, इसको हम कहते हैं वी। और पी हम किसको कहते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब इसको आपने थोड़ा सा गौर से समझना है, ये फार्मूला आपके बार बार आएगा। देखो इसको आपने याद कैसे करना है, आपको इंशाल्लाह ये नहीं भूलेगा अगर आप ये निमोनिक मेरा यूज करोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसको आप अपनी बुक पे भी लिख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। यू से आपने क्या याद रखना है कि इनोलिन की यूरिन में कंसंट्रेशन, उसको हमने ऊपर रखना है, यूरिन के फ्लो रेट को ऊपर रखना है, और नीचे हमने क्या रखना है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। और हमें क्या मिल जाएगी, हमें इनोलिन की रीनल क्लियरेंस मिल जाएगी कि 1 मिनट में हमारा कितना इनोलिन क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, बाहर जा रहा है। जितना वो इनोलिन एक्सक्रीट होगा वो हमें हमारी क्या है, वो हमारी जीएफआर है। क्यों, क्योंकि जो इनोलिन होता है वो 100% फिल्टर। अच्छा, उसके बाद अब आप कहते हैं कि यार जो इनोलिन है ना, जो इनोलिन है, इनोलिन तो हम बाहर से पेशेंट को लगाएंगे, उसको इंजेक्शन लगाएंगे, तो ये तो बड़ा काम खराब है। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमें जीएफआर भी पता चल जाए और हमें कोई चीज ना, उसको कोई इंजेक्शन ना लगाना पड़े। क्योंकि देखो इनोलिन तो आप बाहर इंजेक्शन उसको लगाओगे ना, 500 मिलीलीटर इंजेक्शन लगाओगे, तो फिर जाके आप उसकी जीएफआर मेजर कर सकोगे। लेकिन जो इनोलिन है, इसका जो मसला ये है कि ये हमें बाहर से लगानी पड़ती है। अब आप माशाल्लाह बहुत लाडले बच्चे हो, आप कहते हो कि नहीं, हमें कोई ऐसी चीज बताएं कि हमें बाहर से कोई चीज भी ना देनी पड़े, और हम क्या कर लें, हम उस पेशेंट की जीएफआर मेजर कर लें। उसके लिए फिर हमारे पास एक बहुत ही प्यारा बंदा है, वो क्या है, क्रेटिनिन। ठीक है, क्रेटिनिन। क्रेटिनिन क्या होता है, क्रेटिनिन ये होता है, देखो जो आपके मसल होते हैं, मसल जब भी टूटते हैं तो उससे क्या बनता है, क्रेटिनिन बनता है। जब भी हमारे मसल टूटते हैं तो उससे एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेटिनिन कहते हैं। और क्रेटिनिन को कौन बाहर निकालता है, वो आपकी किडनीज बाहर निकालती हैं। वो आपकी क्या निकालती हैं, किडनीज बाहर निकालती हैं। और आपने याद रखना है, जो क्रेटिनिन होता है ये तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 95% ये क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। 95% क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। जो क्रिटिनिन होता है ये 95% क्या हो जाता है, फिल्टर होता है। अब आप कहते हैं कि यार इनोलिन को तो हम चलो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमें बाहर से लगानी पड़ेगी। मैं कोई ऐसी चीज चाहता हूँ कि मुझे कोई इंजेक्शन भी ना लगे, लेकिन मेरी जीएफआर भी मैयर हो जाए। तो फिर हम क्या कहेंगे, भाईजान आप अपनी मैयर कर लें क्रेटिनिन। ठीक है, आप अपनी क्या मैयर कर लें, क्रेटिनिन। क्योंकि क्रेटिनिन क्या है, बाई प्रोडक्ट है मसल्स का। तो जब हम क्रेटिनिन को मैयर करेंगे तो हमें तकरीबन तकरीबन, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन तकरीबन तकरीबन हमें जीएफआर भी पता चल जाएगी। तो उसने, आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि क्रेटिनिन इज अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, तकरीबन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जीएफआर। ठीक है, ऑफ जीएफआर। अब देखो, जो क्रेटिनिन, जितनी आपकी ज्यादा क्रेटिनिन आपको उसमें यूरिन में मिलेगी, मतलब कि उतना आपकी ज्यादा जीएफआर है। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका अगेन फार्मूला ये होगा, सी इज इक्वल टू यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब आप क्या देखोगे, यूरिन में किसकी कंसंट्रेशन देखोगे, इनोलिन की बजाय क्रेटिनिन की देखोगे। और आप क्या देखोगे, प्लाज्मा में कंसंट्रेशन देखोगे किसकी, क्रेटिनिन की। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जीएफआर कितनी है, आपके 1 मिनट में क्रेटिनिन कितनी क्लियर हो रही है। तो वो तकरीबन क्या होगी, आपकी जीएफआर ही होगी। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो आपकी क्रेटिनिन है ना, इसका एक मसला जो है वो ये है कि इट इज मॉडरेटली, मतलब बहुत कम जो क्रेटिनिन है मॉडरेटली सेक्रीटेड। जो आपकी पेरिटिबुलर कैपिलरीज होती हैं वो उसको थोड़ा बहुत सेक्रीट कर देती हैं। एक तो हमारी फिल्ट्रेशन है, देखो 3 टर्म्स हैं जो कि आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट उनका आइडिया होना चाहिए। सेक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन। ये मैं आगे आपको चल के बताता हूं, बल्कि मैं आपको ना थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो फर्ज करो कि ये क्या है, आपकी ना एफरेंट है और ये इफरेंट है।
एफरेंट और इफरेंट कैपिलरीज हैं। इसके साथ ये क्या पड़ा हुआ है, बोमेन कैप्सूल पड़ा हुआ है। अब आपको तीन टर्म्स आपके बार बार यूज होंगी और उनका आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। देखो, जो कैपिलरी से ब्लड निकलेगा इसको हम क्या, ये फिल्टर होके जा रहा है तो इसको हम कहेंगे फिल्ट्रेशन। ये क्या है, फिल्ट्रेशन है। जो कैपिलरी से ब्लड निकलेगा, जो आपका ग्लोमेरुलस कैपिलरी से ब्लड निकलेगा और बोमेन कैप्सूल में जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन। सेक्रीशन किसको कहते हैं, देखो, जो जो इसके इर्द गिर्द पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हमने कल पढ़ी थी, अगर कोई मटेरियल यहाँ पे फिल्टर तो ना हो लेकिन बाद में हमारे ब्लड से निकल के सीधा हमारी कहाँ पे आ जाए, हमारी ट्यूब्यूल्स में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, वो देखो ये बाहर ट्यूब्यूल्स में जाएगा और बाहर यूरिन के रास्ते बाहर चला जाएगा, तो चूंकि ये बाहर सेक्रीट हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सेक्रीशन। ये बहुत बेसिक टर्म है और ये स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए, वरना आगे आपको प्रॉब्लम होगी। इसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेक्रीशन। और कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि हमारे यूरिन से वापस बुला लिया जाता है, किस में, ब्लड में, उसको हम क्या कहेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। वो क्या हो गया है, रीअब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स का आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। फिल्ट्रेशन क्या होती है, सेक्रेशन क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, वरना आपके लिए काफी मिसाइल होंगे आगे जाके। उसके बाद अब हम देख रहे थे, सर सेक्रेशन दोबारा बता दें। देखो, सेक्रेशन ये होता है कि आपके ब्लड से अगर कोई मटेरियल आपके यूरिन में चला गया है, मतलब वो बाहर सेक्रीट हो गया, तो उसको हम कहते हैं सेक्रेशन। लेकिन अगर यूरिन से ब्लड वापस आपके ब्लड में आ गया है तो उसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। और जो आपकी ग्लोमेरुलस कैपिलरी से मटेरियल जाता है बोमेन कैप्सूल में, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। अब मैंने आपको बताया कि जो आपकी जीएफआर होती है ना, वो क्या होती है, आपकी दोनों किडनीज का फिल्ट्रेशन रेट होता है, कि आपकी दोनों किडनीज कितनी फिल्टर कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीएफआर कहते हैं। अब जीएफआर क्या है, आपकी फिल्ट्रेशन है। हमने पढ़ा कि जो इनोलिन होती है वो 100% फिल्टर होती है, ना वो सेक्रीट होती है ना वो रीअब्जॉर्ब होती है। तो हम जब हम इनोलिन को मेजर करेंगे तो हमें जीएफआर पता चल जाएगी कि 1 मिनट में हमारी इनोलिन कितनी एक्सक्रीट हुई है, उसमें हम देख लेंगे कि हमारी जीएफआर कितनी है। उसके बाद आपने कहा कि यार जो इनोलिन है वो तो हमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई अंदर से कोई ऐसा मटेरियल हो कि हमें बाहर से कोई चीज भी ना लगानी पड़े और हम जीएफआर भी मेजर कर लें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक प्रोटीन होती है क्रेटिनिन, और क्रेटिनिन की भी एक खासियत है कि ये तकरीबन 95% फिल्टर होती है। 95% फिल्टर होती है और 5% ये क्या होती है, सेक्रीट होती है। 5% ये क्या होती है, सेक्रीट होती है। तो देखो, ये जो 5% सेक्रीशन है ये तो हमारी कैलकुलेशन को डिस्टर्ब कर देगी। तो इसलिए आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो क्रेटिनिन है, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जीएफआर। ये तकरीबन वैल्यू है किसकी, जीएफआर की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हमारी वैल्यू हो सकती है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं वो इसको मॉडरेटली, इसको थोड़ा बहुत क्या कर देती हैं, सेक्रीट कर देती हैं, जिससे हमारी क्या हो जाती है, कैलकुलेशन खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट जीएफआर। अब जरा ग्राफ है आपकी बुक में बना हुआ, उस ग्राफ को समझते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। और उस जो बंदा है जिसने फर्स्ट एड लिखी है उसने ग्राफ बनाया और अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की है, लेकिन इस ग्राफ में काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, देखो, उसने इस तरह एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे उसने क्या लिया है, आपकी जीएफआर ली है। फर्ज करो ये 125 है, ठीक है, और 110 लगा लें इसको, ये क्या है, 90 है, और ये क्या है, 80 है, ये क्या है, 60 है। मतलब जो एक्स एक्सिस है उसने उस क्या ली है, जीएफआर ली है। और उसने वाई एक्सिस की तरफ क्या लिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। उसने क्रेटिनिन की वैल्यू क्या ली है, हमारी वाई एक्सिस की तरफ ली है। अब इसको आपने गौर से समझना है। देखो, अब आपकी जो क्रेटिनिन है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रेटिनिन होती है इसका इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, जीएफआर के साथ। मतलब देखो, जितनी ज्यादा आपकी किडनी फिल्टर करेगी, जितनी ज्यादा आपकी किडनी हेल्दी होगी, उतनी ज्यादा वो किडनी को बॉडी से रिमूव कर देगी और किडनी रिमूव हो जाएगा। अब होता क्या है, कि चूंकि इनका इनवर्स रिलेशन है, तो जब हमारी जीएफआर बहुत कम होती है, फर्ज करो ये तो मैंने वैसे तकरीबन गलत बनाई है। यहाँ पे आपकी बुक पे देख लेना, यहाँ पे तकरीबन उसने 25 लिखा हुआ है। कि फर्ज करो आपकी किडनी फेल हो जाती है, अल्लाह ना करे आपकी किडनी फेल हो जाती है और आपकी जीएफआर कितनी हो जाती है, 25 या 50 या 40 तक हो जाती है। उसमें हमें हाई क्रेटिनिन लेवल मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं जीएफआर को, तो हमारी क्रेटिनिन डिक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि इनके इनके साथ इनवर्स रिलेशन है। इस तरह आपकी बुक ने एक ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन इस ग्राफ में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है और इसमें से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता होता है और आपका एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको आपने गौर से देखना है, वरना आपको ये समझ नहीं आएगी। देखो, अगर आप देखें तो नॉर्मल हमारी जीएफआर कितनी होती है, तकरीबन 120 और 125 होती है। ठीक है, यहां से लेके अगर आप देखें तो आपकी जब तक
तकरीबन फर्ज करें ये 60 है। आप अपनी बुक पे देखेंगे तो आपकी जो बुक पे ग्राफ बनाया हुआ है 60 तक जो उसने लाइन खींची है, वो तकरीबन तकरीबन जो क्रिएटिनिन है उसमें बहुत स्लाइड चेंज आया है। मतलब क्रिएटिनिन तकरीबन तकरीबन सेम है 120 से लेके 60 जीएफआर तक। अगर आप अपनी बुक पे देखें, क्योंकि ये मैंने हाथ से ग्राफ बनाया तो थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, लेकिन अगर आप बुक से देखेंगे तो बहुत स्लाइड चेंज आया है, मतलब थोड़ी बहुत क्रिएटिनिन चेंज होती है। हमें ये ग्राफ ये बताता है कि अगर हम जो जीएफआर है उसको 120 से 60 कर दें, मतलब 120 से अगर हम आधी भी जीएफआर कर देंगे तो हमारी जो क्रिएटिनिन है उस पे इतना कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरह आता है, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने सुना होगा कि फलाने बंदे ने ना एक गुर्दा डोनेट कर दिया। आपने कई दफा सुना होगा कि यार फलाने बंदे ने ना एक गुर्दा डोनेट कर दिया और अब वो एक गुर्दे पे ही जिंदा है। कभी आपने ये सोचा कि क्या एक बंदा एक गुर्दे पे जिंदा रह सकता है? तो इसका आंसर है यस, और उसका आंसर आपके सामने है। कैसे? देखो, मैंने बताया कि जो 120 जीएफआर होती है ना वो दोनों किडनीज की होती है। वो क्या होती है? बोथ किडनीज की। इसको आपने अपने अल्फाज पे लाजमी लिख लेना है अपनी बुक पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू वर्ल्ड का, ये यूएसएमएल में पूछा गया है कि अगर एक बंदा क्या करे, अगर एक बंदा एक किडनी को डोनेट कर दे तो उसके क्रिएटिनिन लेवल पे क्या असर पड़ेगा? तो आपने कहना है तकरीबन उसका क्रिएटिनिन लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो, क्योंकि हमें इनमें होता है इनवर्स रिलेशन, और हमें ये ग्राफ ये बात बता रहा है कि अगर हम जीएफआर क्या कर दें, कम भी कर दें, तो हमारा जो क्रिएटिनिन लेवल है वो क्या हो जाएगा? वो तकरीबन तकरीबन सेम रहेगा। इसलिए अगर एक बंदे में हम क्या कर देते हैं, यूनिलैटरल यूनिलैटरल नेफ्रेक्टमी, अगर हम उसकी एक किडनी काट भी देते हैं तो उसमें जीएफआर कितनी रह जाएगी? 60 रह जाएगी। उसमें जीएफआर कितनी रह जाएगी? 60 रह जाएगी, और उसकी जो क्रिएटिनिन है, जो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो सही तरह रिमूव नहीं हो सकेगा। लेकिन हमारी किडनीज की एक खुसूसियत है कि जब हम एक किडनी काटते हैं तो जो हमारा क्रिएटिनिन लेवल होता है वो इतना ज्यादा कम नहीं होता, वो तकरीबन सेम ही रहता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक किडनी पे बंदा जिंदा रह सकता है। तो अगर हम एक किडनी को कट भी कर देंगे तो आपकी जो क्रिएटिनिन है, ब्लड में क्रिएटिनिन क्या रहती है? तकरीबन तकरीबन सेम रहती है। तकरीबन सेम रहती है, थोड़ी बहुत क्या होती है? वो इंक्रीज होती है। और इसके अलावा अगर आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एक बंदा है और उसने एक किडनी को क्या कर दिया है? डोनेट कर दिया। वन किडनी उसने क्या कर दिया? डोनेट कर दी। वन किडनी क्या कर दिया? डोनेट कर दी है। और जब उसने डोनेट की तो उसकी जीएफआर क्या रह गई? उसकी जीएफआर पहले 120 थी, तो चूंकि उसने एक किडनी डोनेट कर दिया, वो एक ही गुर्दे पे जिंदा है, तो 120 से किस पे आ जाएगी? 60 पे। और आपसे पूछा जाएगा कि क्रेटिनिन का लेवल आप बताएं कि क्रेटिनिन का लेवल चेंज होगा या सेम रहेगा? तो आपने कहना है क्रेटिनिन का लेवल तकरीबन सेम रहेगा, और उसका आंसर इस ग्राफ में है। उसका आंसर इस ग्राफ में है कि आपने याद रखना है कि जीएफआर अगर हम आधी भी कर देंगे ना तो क्रिएटिनिन के लेवल पे थोड़ा बहुत फर्क आता है। इसलिए इसलिए बूढ़े जो बंदे होते हैं, जो ओल्ड एज होती है, ओल्ड एज में क्या होता है? ओल्ड एज में आपकी जीएफआर कम होना शुरू हो जाती है, आपकी किडनीज थक जाती हैं, किडनीज बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर अदनान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जब एक बंदा बूढ़ा होता है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अब तो हम जवान है माशाल्लाह, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारी जीएफआर तकरीबन आधी रह जाती है। हमारी जीएफआर क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। और हमें ये ग्राफ ये बता रहा है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारी जीएफआर तो आधी रह जाती है, बट हमारा जो क्रेटिनिन का लेवल है वो सेम रहता है। क्रेटिनिन का लेवल क्या रहता है? सेम रहता है। और उसका आंसर आपके सामने है इस ग्राफ में, कि क्योंकि जब साइंटिस्ट ने ये ग्राफ बनाया जीएफआर और क्रेटिनिन के दरमियान, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिला। और ये ग्राफ हमें ये बताता है कि अगर हम 120 से 60 पे भी ले आएंगे ना जीएफआर, और अगर हम एक बंदा है और वो अपनी किडनी को डोनेट भी कर देता है, तो उसमें जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है, जो क्रेटिनिन उसने रिमूव करनी है उसकी किडनीज में, वो तकरीबन सेम ही रहेगी, क्योंकि एक किडनी भी सही तरह उसको परफॉर्म कर लेगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपको प्रो प्लेयर बनाएगा। मतलब आप अपने इर्द गिर्द जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये पूछ के देखना कि अगर एक बंदा अपनी किडनी डोनेट कर दे तो क्या उसमें क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? तो उनको ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह ये आना चाहिए कि जब हम एक किडनी डोनेट कर देते हैं तो हमारा क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है और माइनर अमाउंट में होता है। दूसरा, बीआरएस में लिखा हुआ है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े होने में क्या होता है? जीएफआर हमारी आधी हो जाती है, और आधी होने से क्या होता है? क्रेटिनिन हमारा सेम रहता है। और ये हमें ग्राफ ये बात बता रहा है। ठीक है, रीनल क्लियरेंस, ठीक है, वो क्या है? रीनल क्लियरेंस है। ठीक है, रीनल क्लियरेंस है। अब रीनल क्लियरेंस मोस्टली स्टूडेंट क्या समझते हैं, पहले मैं वो आपको समझाता हूँ। रीनल क्लियरेंस क्या लोग क्या समझते हैं? लोग ये समझते हैं कि फर्ज करो हमारे ये एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और इसमें क्या है? 2 ग्राम क्या है? शुगर है।
इस 2 ग्राम शुगर को हम बॉडी से जब बाहर निकाल देंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, रीनल क्लियरेंस कहते हैं। ये जो 2 ग्राम शुगर है इसको अगर मैं बाहर निकाल दूं तो इसको इसको लोग ये समझते हैं कि ये क्या है, रीनल क्लियरेंस है, लेकिन वो 100% गलत है। ये इसका रीनल क्लियरेंस का कंसेप्ट ये नहीं है। रीनल जो क्लियरेंस है, इट इज नॉट अमाउंट ऑफ सल्यूट, ये अमाउंट ऑफ सल्यूट नहीं है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें बहुत ही ये एक ना टेक्निकल सी टर्म है और इसको आपने लाजमी समझना है। देखो रीनल क्लियरेंस क्या है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको ये समझ आएगी। वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। जो रीनल क्लियरेंस है, इट इज नॉट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना और कभी भी ये नहीं किसी को बता देना कि जो रीनल क्लियरेंस होती है ये वो वाला मटेरियल होता है जिसको हम बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जो रीनल क्लियरेंस है ये क्या है, इट इज अमाउंट, इट इज वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। आपके ब्लड का वो वॉल्यूम है फ्रॉम विच, ये आपकी बुक की लाइन बता रहा हूं, फ्रॉम विच the substance the substance the substance is completely cleared। अब इसको मैं समझाता हूं उर्दू में। देखो पहले जो लोग ये समझते हैं कि अगर 2 ग्राम शुगर है तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगा 2 ग्राम शुगर को, तो वो मेरी क्या है, रीनल क्लियरेंस है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपने क्या कहना है, फर्ज करो एक गिलास पानी है, एक गिलास क्या है, पानी है, उसमें 2 ग्राम शुगर है। अगर आप ये 2 ग्राम शुगर को रिमूव कर देते हो तो आप क्या कहोगे कि रीनल क्लियरेंस कितनी है, 1 गिलास पानी है। आपने 2 ग्राम शुगर नहीं कहना, आपने कहना 1 गिलास पानी इज 1 गिलास वाटर इज रीनल क्लियरेंस। मतलब कि हमारा वो वाला प्लाज्मा, वो वाला वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जिससे जिससे हमारा जो सब्सटेंस है वो रिमूव हो जाए, उसको हम रीनल क्लियरेंस कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर्ड, कि वो वाला प्लाज्मा, वो वाला ब्लड जिससे आपका सब्सटेंस क्लियर हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रीनल क्लियरेंस कहते हैं। ये आपने याद रखना है, इसको कभी भी आपने इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि जो सब्सटेंस हम बाहर निकालेंगे उसको हम रीनल क्लियरेंस कहते हैं, नहीं। जो 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 इलाका क्लियर हुआ है उसको हम रीनल क्लियरेंस कहते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फर्ज करो ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है 1 किलोमीटर का, ठीक है, 1 किलोमीटर का क्या है, एरिया है। इसमें क्या है, इसमें ना दहशतगर्द आ गए हैं, इसमें क्या आ गए हैं, दहशतगर्द आ गए हैं। आपकी आर्मी आती है और इस दहशतगर्दों को बाहर भगा देती है। ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो सल्यूट हैं, इनको बाहर भगा देती है। अब आपने क्या याद रखना है कि जो रीनल क्लियरेंस है, ये वो दहशतगर्द नहीं है, वो सल्यूट नहीं है, वो 1 किलोमीटर का एरिया है। रीनल क्लियरेंस वो वाला अमाउंट होता है, वो वाला एरिया होता है जिससे आपके सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये स्टूडेंट्स को गलत समझ आती है, इसलिए आपने कंफ्यूज इसको नहीं होना। अच्छा, रीनल क्लियरेंस का फार्मूला आपके बताया हुआ है कि फर्ज करो हम एक कोई भी सब्सटेंस ले लेते हैं एक्स, कि फर्ज करें हम पढ़ रहे हैं कि एक एक्स सब्सटेंस है और उसकी रीनल क्लियरेंस का फार्मूला क्या होगा। तो इस रीनल क्लियरेंस का फार्मूला सेम वही होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। हम कैसे करेंगे, हम रीनल क्लियरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी इज इक्वल टू यूरिन कंसेंट्रेशन। सबसे पहले जिस सब्सटेंस की हमने रीनल क्लियरेंस देखनी है, हम उसकी क्या देखेंगे, हम उसकी अमाउंट देखेंगे किसमें, यूरिन में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यूरिन फ्लो रेट। कि वी का मतलब क्या है, यूरिन फ्लो रेट, कि आपका जो आपका यूरिन है वो 1 मिनट में कितना फ्लो कर रहा है, कितना वो बन रहा है, उसको हम कहते हैं यूरिन फ्लो रेट। और पी से आपने क्या याद रखना है, उसी जो एक्स सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन देखनी है प्लाज्मा में। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको रीनल क्लियरेंस मिलेगी। और फिर मैं बता रहा हूँ, रीनल क्लियरेंस कोई सब्सटेंस नहीं होता, इट इज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम विच द सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर्ड। कि कोई सब्सटेंस हम अगर किसी ब्लड से रिमूव कर दें तो उसको हम कहते हैं रीनल क्लियरेंस। और इसका जो यूनिट होगा, इसका क्या यूनिट होगा, मिलीलीटर पर मिनट। कि 1 मिनट में हमारा कितना ब्लड साफ हो रहा है उसको हम रीनल क्लियरेंस कहते हैं। 1 मिनट में हमारा कितना ब्लड साफ हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रीनल क्लियरेंस कहते हैं। अब आई होप कि आपको ये समझ आ गई है बात। अब उसने लिखा हुआ है कि फ्लूइड फ्रॉम विच सब्सटेंस इज क्लियर्ड, कि ये वो वाला फ्लूइड है जो रीनल क्लियरेंस होता है। इसके बल्कि आप ना अपनी अल्फाज में इसको सिंपल करके लिखें। जो रीनल क्लियरेंस होता है इसका मतलब क्या होता है, फ्लूइड फ्रॉम विच सब्सटेंस इज क्लियर्ड। ये आप अपनी बुक पे लिख लें ताकि आपको ये भूले ना। फ्लूइड फ्रॉम विच सब्सटेंस इज क्लियर्ड, ये वो वाला फ्लूइड है जहां जिससे क्या होता है, सब्सटेंस आपका क्लियर हो जाता है। अब आपकी बुक ने कुछ बातें लिखी हुई हैं। सी एक्स, अगर जो आपकी जो रीनल क्लियरेंस है, अगर आपकी ये डिक्रीज हो जाए, अगर किससे कम हो, जी एफ आर से, तो इसका मतलब क्या है, इसको आपने समझना है। देखो
रीनल क्लियरेंस क्या है कि वो वाला फ्लूइड जो आपका क्लियर हो रहा है, जिससे आपका कोई चीज रिमूव करे, उसको हम कहते हैं रीनल क्लियरेंस। जीएफआर क्या थी? वो वाला अमाउंट ऑफ फ्लूइड थी जो कि आपकी फिल्टर होती है किडनी में, जो कि आपकी किस में होती है? फिल्टर होती है किडनी में। ओके। अब आपकी बुक ने एक कंडीशन लिखी है कि अगर आपको जो रीनल क्लियरेंस है वो कम मिलती है, किससे? जीएफआर से। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हो रहा है कि आपकी क्या हो रही है? नेट रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, नेट रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। इसको मैं समझाता हूँ डायग्राम से। नेट रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, या फिर क्या हो रहा है? नॉट फ्रीली फिल्टर्ड, नॉट फ्रीली फिल्टर्ड। तो अगर आपको जो रीनल क्लियरेंस है वो जीएफआर से कम मिलती है, मतलब कि हम अपने डायग्राम पे चलते हैं, ये देखो। जीएफआर क्या है? वो वाला ब्लड जो आपका फिल्टर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? जीएफआर कहते हैं। और आपका जो क्लियरेंस है वो क्या है? क्लियरेंस क्या है? ऐसा अमाउंट ऑफ ब्लड जो जिससे हम सब्सटेंस को रिमूव कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि हमारी जो जीएफआर है, जो हमारा फिल्टर है, वो ब्लड ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो हमारा क्लियर ब्लड हो रहा है वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है, जो हमारी किडनी है, उसमें से क्या हो रही है? हमारी फिल्ट्रेशन तो हो रही है, जीएफआर तो है, ठीक है, फिल्ट्रेशन तो हो रही है, लेकिन जो आपका सब्सटेंस है वो वापस ब्लड में आ रहा है, मतलब कि रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो आपने याद रखना है, जब भी आपको जो क्लियरेंस है वो कम मिलेगी जीएफआर से, तो आपने कहना है कि उसमें क्या हो रही है? रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। वो जो सब्सटेंस है वो दोबारा वापस हमारी ब्लड में आ रहा है। या फिर वो क्या हो रहा है कि वो जो सब्सटेंस है वो फ्रीली फिल्टर्ड ही नहीं हो रहा, मतलब वो वाला सब्सटेंस या तो वो फिल्टर्ड ही नहीं हो रहा, या फिर अगर वो फिल्टर्ड हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? वो दोबारा अब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक, पहली कंडीशन ये है। उसके बाद अगर आपको जो क्लियरेंस है वो ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू जीएफआर, मतलब अगर आपको एक पेशेंट है और उसकी आपको क्लियरेंस ज्यादा मिलती है जीएफआर से, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या हो रही है? उसमें नेट सेक्रीशन हो रही है। उसमें क्या हो रही है? वो जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है? सेक्रीट हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जीएफआर क्या है? जीएफआर क्या है? फिल्टर ब्लड, कि कितना आपका ब्लड फिल्टर हो रहा है, कितना आपका ब्लड फिल्टर हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? जीएफआर कहते हैं। और आपकी सीएक्स क्या है? कि वो वाला ब्लड जिसमें से हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को। अब क्या हो रहा है कि सब्सटेंस हमारा ज्यादा रिमूव हो रहा है, लेकिन हमारा फिल्ट्रेशन कम हो रही है। मतलब किडनी में देखो, यार ये थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा मुश्किल है। देखो, हमारा जो फिल्ट्रेशन है, फिल्टर ब्लड कम हो रहा है, फिल्टर ब्लड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन आपका क्लियर क्लियर ज्यादा हो रहा है। मतलब कोई सब्सटेंस था, एक्स सब्सटेंस था ब्लड में, वो आपके ब्लड से जल्दी रिमूव हो रहा है, लेकिन जब हमने उसकी मेजर की फिल्ट्रेशन, तो फिल्टर वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप में क्या हो रही है? नेट सेक्रीशन, मतलब फिल्ट्रेशन तो कम हो रही है, लेकिन वही जो एक्स सब्सटेंस था वो क्या हो रहा है? वो आपके ब्लड से सीधा जा रहा है, वो इसमें से ग्लोमेरुलस कैपिलरी से नहीं जा रहा, वो सेक्रीट हो रहा है बाहर, वो उसकी ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा है? सेक्रीट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं, अगर आपकी क्रेटिनिन अगर आपकी क्लियरेंस ज्यादा हो जीएफआर से, तो उसका मतलब क्या होता है? ट्यूबुलर सेक्रीशन हो रही है, मतलब कि नेट सेक्रीशन हो रही है, आपका जो सब्सटेंस है वो सेक्रीट हो रहा है। इसकी वजह से आपको जो क्लियरेंस है वो ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू जीएफआर। उसके बाद तीसरे नंबर पे है, अगर आपको जो क्लियरेंस है इक्वल मिले जीएफआर से, मतलब कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है उसकी क्लियरेंस और उसकी जीएफआर आपको सेम मिलती है, तो इसका मतलब क्या है कि ना वो सब्सटेंस सेक्रीट होता है और ना ही वो क्या होता है? रीअब्सॉर्ब होता है। और इसकी जरा मुझे बताएं ना, कि अभी हमने पढ़ी है, अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी क्लियरेंस और जिसकी जीएफआर सेम होती है, ना वो सेक्रीट होता है ना वो रीअब्सॉर्ब होता है। जल्दी मुझे बताएं जरा, शाबाश, जल्दी बताएं। यस डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट, शाबाश, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। और डॉक्टर मुकद्दस ने भी, आई होप कि आपको समझ आ गई हो कि जो जब जी सीएफ जो हमारी जीएफ आर है, अगर ये इक्वल हो जाए सीएक्स के क्लियरेंस के, तो हम क्या होता है? आपकी ना तो सक्रीशन होती है और ना रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो अभी हमने पढ़ा है कि वो सब्सटेंस कौन सा है? वो सब्सटेंस है इनोलिन। और इसको आप लिख लें कि जो इनोलिन होती है, इसकी जो जीएफआर होती है, इसकी जीएफआर इक्वल होती है किसके? क्लियरेंस के। इसकी जो जीएफआर होती है वो किसके इक्वल होती है? क्लियरेंस के। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब आगे जो नया एडिशन है उसमें उसने बताया हुआ है ऑटो रेगुलेशन, जो रीनल ब्लड, आगे जो नया टॉपिक है, दैट इज योर रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन। जो पुराना एडिशन है इसमें ये टॉपिक नहीं दिया हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो पुराने एडिशन जिनके पास है वो लाजमी इसको लिख लें कि इसमें क्या आता है। जो नया एडिशन है 2022, 2023, 2021, उसमें ये है। ठीक है, तो रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन। अब सबसे पहले तो आपके जहन में आ रहा होगा कि यार ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो वो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम ये पढ़ेंगे क्यों। देखो, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या होता है?
चेंज होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। कभी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी हाइपरटेंशन, कभी हाइपोटेंशन, कभी खुशी, कभी गम। तो इसी तरह जो अगर हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो लेस परफ्यूजन। परफ्यूजन का मतलब क्या होता है? परफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी ऑर्गन को कितना ब्लड जा रहा है, उसको हम परफ्यूजन कहते हैं। अगर हमारा ब्लड फ्लो कम होगा, अगर हमें क्या होगी, हाइपोटेंशन होगी, तो उससे क्या होगा, हमारी किडनी को कम ब्लड जाएगा। जब हमारी किडनी को कम ब्लड जाएगा तो क्या हो सकता है, किडनी इंजरी हो सकती है। हमारी जो किडनी होती है वो उसमें क्या हो सकती है, इंजरी, हमारी किडनी खराब हो सकती है, डैमेज हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा है, बीपी उसको हाइपरटेंशन है, मतलब अगर कोई बंदा है और उसका बीपी ज्यादा होता है, तो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा, उसकी परफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। जब उसमें ज्यादा परफ्यूजन जाएगी तो अगेन उसको क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है। ये आप सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो केमिस्ट्री है वो बहुत जबरदस्त है। अल्लाह ताला ने हमारी किडनी में एक ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म रखा है। हमारी किडनी में अल्लाह ताला ने दो मैकेनिज्म रखे हैं, जिससे क्या होता है कि चाहे हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करता रहे, लेकिन हमारी किडनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो क्या है? पहला मैकेनिज्म है, ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, मायोजेनिक। ये डॉक्टर काशिफ ने मुझसे उसमें सीवीएस में पूछा था, मायोजेनिक में। ठीक है, मायोजेनिक। मायोजेनिक क्या होता है? मायोजेनिक मैकेनिज्म क्या होता है? आपने याद रखना है, जब भी आपका आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब भी आपका आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब कि एक पेशेंट है, उसमें क्या हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। अब जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो हमारी सोच ये कहती है कि ज्यादा ब्लड जाएगा और वो किडनी को डैमेज कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जब हमारा आर्टेरियल प्रेशर ज्यादा होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है बॉडी में, तो क्या होता है, पहले पहले तो ब्लड ज्यादा जाता है और वो क्या कर देता है, जो आपके एफरेंट आर्टरियोल होते हैं, जो जो मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि एफरेंट से आपने क्या याद रखना है, आओ, मतलब ब्लड को वो अंदर लेके आते हैं किडनी के। तो अफरंट आर्टरियोल, ठीक है, अफरंट आर्टरियोल में क्या आता है, स्ट्रेच आता है। जब भी क्या होता है, आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, जो आफरेंट आर्टरियोल होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें स्ट्रेच आता है। ये हमारे अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म रखा है हमारी किडनी में। जो आफरेंट आर्टरियोल होते हैं वो क्या कर जाते हैं, स्ट्रेच करते हैं। वो क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। और जब ये स्ट्रेच करते हैं, ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। मतलब के फर्ज करो, ये आपकी क्या है, एफरेंट आर्टरियोल है। एफरेंट आर्टरियोल में हमने कल पढ़ा था कि जो इसकी दीवारें होती हैं, बल्कि कोई भी कैपिलरी या कोई भी आर्टरियोल की जो दीवारें होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, एंडोथेलियल सेल से। तो जब आपने याद रखना है, जब भी एफरेंट आर्टरियोल हमारा स्ट्रेच होता है, तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या कर जाते हैं, ये कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। जब इनकी एक्टिवेशन होती है तो ये क्या, इनमें क्या हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो चूंकि चूंकि अब ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, जो आपका आर्टरियोल होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। पहले पहले उसमें स्ट्रेच आएगा, जब स्ट्रेच आएगा तो वो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो कंट्रोल में रहेगा। इससे आपकी किडनी को एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। इसकी वजह क्या है कि जब हमारे स्ट्रेच आता है अफरंट आर्टरियोल पे, तो क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ स्मूथ मसल। एक्टिवेशन ऑफ स्मूथ मसल होती है, जिससे क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आफ्रेंट आर्टरियोल होता है, और जिससे क्या आता है, रीनल ब्लड फ्लो, जो आपकी किडनी को ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं मायोजेनिक रिफ्लेक्स। और ये एक रिफ्लेक्स है, ये आपके मैकेनिज्म है, और ये बीआरएस में भी लिखा हुआ है और आपके फर्स्ट एड में भी लिखा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपने लाजमी समझना है कि जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो क्या होता है, जो हमारे आफ्रेंट आर्टरियोल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और हमारे किडनी को जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, और उससे हमारी किडनी डैमेज होने से बच जाती है। दूसरा क्या है, ट्यूब्यूलो ट्यूब्यूलो ग्लोमरुलर। ठीक है, ट्यूब्यूलो ग्लोमरुलर। ठीक है, ये भी एक रिफ्लेक्स है। और ये रिफ्लेक्स कैसे आता है, देखो, फर्ज करो कि आपका जो ब्लड फ्लो है किडनी को बहुत ज्यादा जा रहा है, मतलब आपका किडनी को जो ब्लड फ्लो है बहुत ज्यादा जा रहा है, तो क्या होगा, आपका NaCl भी बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, NaCl मतलब आपको हाइपरटेंशन है या आपको ब्लड बहुत ज्यादा जा रहा है, तो क्या होगा, आपकी किडनी की तरफ NaCl ज्यादा जाएगा। या फिर आर टोनिसिटी, मतलब उसकी अगर टोन बहुत ज्यादा है या फिर NaCl बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, जो आपका फिल्ट्रेट हो रहा है, मतलब कि देखो, जो आपकी किडनी की तरफ ब्लड जा रहा है वो उसमें NaCl बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा,
जो आपके हमने कल पढ़ा था जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, और ये हमने दोबारा भी पढ़ना है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको ये समझ नहीं ना आता कि NaCl को कौन डिटेक्ट करता है और ये हमने दोबारा भी पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि NaCl को डिटेक्ट करता है कौन, मैक्यूला डेंसा। और ये कल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मैक्यूला डेंसा क्या होता है। मैक्यूला डेंसा क्या होता है, आपके मॉडिफाइड सेल्स ऑफ DCT, जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा कहते हैं। तो जो आपके NaCl होता है ना, ये क्या करता है, मैक्यूला डेंसा इसको सेंस करते हैं। जब मैक्यूला डेंसा इसको सेंस करते हैं तो आपकी बुक ने एक लफ्ज लिखा हुआ है पैराक्राइन। पैराक्राइन का मतलब क्या होता है, देखो पैराक्राइन का मतलब ये होता है ऐसे हार्मोन्स जो जहां पे पैदा हो और अपने साथ वाले सेल्स पे असर करें, उसको हम कहते हैं पैराक्राइन। और एंडोक्राइन हम किसको कहते हैं, ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपनी सेक्रेशन किस में डाल दें, अपनी ब्लड में डाल दें, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब चूंकि मैक्यूला डेंसा क्या है, पैराक्राइन है, ये क्या स्क्रीट करेगा, रेनिन स्क्रीट करेगा। ये क्या करेगा, स्क्रीट रेनिन करेगा, जिससे क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। और ये हम आगे जाके दोबारा भी पढ़ेंगे, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये हमने दोबारा भी पढ़ना है, ट्यूब्यूलो रिफ्लेक्स। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, जब हमारी किडनी को ज्यादा साल्ट जा रहा होता है ना, जब भी हमारी किडनी को ज्यादा साल्ट जा रहा होता है, तो जो हमारा मैक्यूला डेंसा होता है वो उसको सेंस करता है, वो उसको सूंघता है। जब वो उसको सेंस करता है तो क्या स्क्रीट कर देता है, वो स्क्रीट कर देता है रेनिन। जब रेनिन स्क्रीट होता है तो रेनिन क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज कराती है तो क्या होता है, हमारी किडनी का ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और इस तरह क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती हैं वो हाई हाइपरटेंशन से, हाई ब्लड प्रेशर से के डैमेज से बच जाती हैं। और इसको हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन, और इसको अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है। वरना जब भी हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, हमारी किडनी क्या हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएगी। और इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे। अच्छा, हम आगे चलते हैं, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। इफेक्टिव, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। ये पूरे पेज पे उसने टॉपिक दिया हुआ है और इसमें काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं। इसको आपने गौर से समझना, ये आसान टॉपिक है। जो हमारा मुश्किल था वो हमारा रीनल क्लियरेंस था और GFR था, उसको आपने दोबारा दोबारा समझना, ये आसान टॉपिक है। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो देखो, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि रीनल प्लाज्मा क्या होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है। देखो, रीनल प्लाज्मा फ्लो ये होता है कि टोटल जो आपका प्लाज्मा है, टोटल प्लाज्मा फ्लो टू किडनी, हमारी किडनी की तरफ कितना प्लाज्मा जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। हमारी किडनी की तरफ कितना प्लाज्मा या कितना ब्लड जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, RPF कहते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। लेकिन GFR हम किसको कहते हैं, GFR हम कहते हैं कि ये जो प्लाज्मा है, जो हमारी किडनी की तरफ प्लाज्मा जा रहा है, उसको हम RPF कहते हैं। लेकिन यही जो प्लाज्मा है, कितना वो फिल्टर हुआ है, कितना वो क्या हुआ है, फिल्टर हुआ है, उसको हम GFR कहते हैं। तो इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना कि RPF इज समथिंग एल्स। RPF एक टोटल चीज है कि हमारी किडनी में कितना ब्लड जा रहा है, और आपकी कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम GFR कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बेस बना के देखते हैं। अब आप कहते हैं कि यार मैं कैसे मेजर करूं कि मेरी किडनी की तरफ, मेरी दोनों किडनीज की तरफ कितना ब्लड जा रहा है। तो उसके लिए हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि क्या हो जाए, 100% क्लियर हो जाए। मतलब कि वो 100% किडनी से बाहर निकल जाए, वो 100% किडनी के अंदर क्या हो जाए, मतलब कि वो वापस हमारे ब्लड में ना आए। जब हम उसको ब्लड में डालें तो 100% हमारी किडनी उसको क्लियर कर दें। तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए, और इस सारे क्राइटेरिया पे हमारा कौन सा सब्सटेंस आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, और ये बार बार आपके NLE में भी पूछा गया और FCPS पार्ट 1 के बुक्स में भी ये मौजूद है कि पीएच एक सब्सटेंस है। पीएच एक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं पैरा अमाइनो, ठीक है, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, ये एक सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस की खास बात क्या है, ये जो सब्सटेंस होता है ना, ये 100% क्लियर हो जाता है। ये 100% क्लियर हो जाता है जब, मतलब हमारी किडनी में जब ये जाएगा ना, तो ना तो ये रीअब्जॉर्ब होगा, ना ये मतलब ये वापस नहीं आएगा, ये दफा हो जाएगा, ये बाहर किडनी के निकल जाएगा। तो इसकी 100% क्लियरेंस होती है। अब हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, देखो, चूंकि इसकी 100% क्लियर है, तो अगर हम क्या करें, अगर हम इस बंदे की क्लियरेंस चेक कर लें जो 100% क्लियर हो रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें रीनल प्लाज्मा फ्लो मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, चाहे इसको रटा लगाओ चाहे इसको समझो, कि रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं PAH, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। और GFR को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनुलिन, ठीक है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, इनुलिन हम मेजर करते हैं। उसके अलावा जो आपका
रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करते हैं पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। और आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो आपका इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? कैन बी मेजर्ड बाय पीएएच। ठीक है, पीएएच पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड से हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब जो आपका पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी केमिस्ट्री क्या है। देखो, फर्ज करो कि ये क्या है, आपका ग्लोमरुलर कैपिलरी, वो है आपका बोमेन कैप्सूल है। और ये क्या है? ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है। ये आपका क्या है? ग्लोमरुलर कैपिलरीज है। और ये क्या है? इफरेंट आर्ट्रियोल है। अब क्या होता है कि जो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल होती हैं, वो आपकी दोबारा आपकी पेरिटिब्युलर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैंने कल आपको समझाया था। अब आपने गौर से देखना है, अगर मैं किसी बंदे को पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड दूंगा ना, तो वो क्या होगा? वो यहाँ से जाएगा, और वो 20% क्या होता है? वो 20% क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है। 20% वो क्या होता है? फिल्टर होता है। लेकिन 80% वो रह जाता है। आपकी बुक ने भी ये डायग्राम बनाई हुई है। 80% क्या आ जाता है? रह जाता है। जब वो पेरिटिब्युलर कैपिलरीज में जाता है, तो जो पेरिटिब्युलर कैपिलरीज होती हैं, उसको 80% सेक्रीट कर देती हैं। 80% क्या कर देती हैं? सेक्रीट कर देती हैं। मतलब कि अगर मैं फर्ज करो 100 मिलीलीटर पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड किडनी को देता हूं, तो जो 20 मिलीलीटर होगा वो क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। लेकिन जो 80 मिलीलीटर है वो क्या हो जाएगा? सेक्रीट होगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो 20 और 80 को हम मिलाएं तो 100 बनता है। तो 100% ये क्या आ जाता है? 100% ये किडनी से क्लियर हो जाता है, किडनी से बाहर निकल जाता है। ये जो पीएच है, जो पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड है, ये 100% किडनी से बाहर निकल जाता है। इसलिए हम इसको यूज करते हैं टू मैयर इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका पीएच है, जीएफआर के लिए पीएच को यूज कर सकते हैं, क्योंकि 100% क्लियर है। देखो डॉक्टर काशिफ, हम पीएच को जीएफआर के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जीएफआर क्या है? जीएफआर इज फिल्ट्रेशन, कि हमारा कितना ब्लड फिल्टर होता है, उसको हम जीएफआर कहते हैं। तो जो आपका पीएच है, ये तो सिर्फ 20% फिल्टर होता है, बाकी तो ये सेक्रीट होता है। तो इसलिए हम इसको कभी भी जीएफआर के लिए नहीं यूज कर सकते। जीएफआर के लिए हम यूज करते हैं इनोलिन, क्योंकि इनोलिन क्या है? इनोलिन 100% क्या होता है? फिल्टर होता है। 100% क्या होता है आपका? ये इनोलिन होता है, फिल्टर होता है 100%। लेकिन जो आपका क्लियर कौन होता है 100%? वो आपका होता है पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड, पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड। अब डॉक्टर अदनान शाहबाज, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि इसका जो पैरा अमाइनो हेप्योरिक एसिड का, हमें अगर हम क्रेटिनिन और जीएफआर देखेंगे, तो इसमें हमें जो क्लियरेंस है वो ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू जीएफआर। और जब भी ये कंडीशन आ जाए, हमें पता होता है कि क्या हो रही है? नेट नेट सिक्रीशन हो रही है। अब मुझे ये तसल्ली हो गई है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बात आपने मुझे ये बता दिया, और अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि जो पीएच है, उसकी ये वाली कंडीशन बनेगी कि उसमें क्लियरेंस ज्यादा मिलेगी और जीएफआर कम मिलेगी, तो मुझे ये तसल्ली हो गई है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। ठीक है, तो ये हो गई सीधी सीधी बात। ठीक है, इसमें आपने ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद उसने फार्मूला लिखा हुआ है कि जो इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो का फार्मूला क्या होता है? हम इसको पीएच से मेजर करते हैं, तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, वही हमारा पुराना फार्मूला। और यू में हम क्या लिखेंगे? हम पीएच की कंसंट्रेशन किस में लिखेंगे? पहले देखेंगे यूरिन में, कि हमारे जो यूरिन है उसमें हमारे पीएच की कंसंट्रेशन कितनी है। उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा में, कि प्लाज्मा में हमारे पीएच की कंसंट्रेशन कितनी है। और इन इन तीनों को हम फार्मूला में पुट करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा? कि हमारे पास किडनी में कितना प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? उसको मेजर कर सकते हैं पीएच से। ठीक है, उसको मेजर कर सकते हैं पीएच से। उसके अलावा उसने बताया हुआ है कि रीनल ब्लड फ्लो, आरबीएफ, ये तो प्लाज्मा था। देखो, ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक आपके आरबीसीज होते हैं, एक आपके ब्लड सेल्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जो कि आपका लिक्विड होता है। अब अभी अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा फ्लो, लेकिन आपकी बुक ने एक और फार्मूला बताया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको सिर्फ देख लेना। कि अगर आप ये मेजर करना चाहते हो कि रीनल ब्लड फ्लो है, अगर आप इसको मेजर करना चाहते हो, तो उसका एक फार्मूला आपको रटा मारना पड़ेगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसको आपने ब्रैकेट बंद करनी है, 1 - हिमेटोक्रेट। ठीक है, हिमेटोक्रेट को आपने इस तरह इस फार्मूले में जब आप पुट करोगे, तो आपको रीनल ब्लड फ्लो मिल जाएगा। और ये कितना होता है? ये होता है 20 to 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट। जो आपकी कार्डियक आउटपुट होती है, उसका 20 to 25% कौन होता है? आपका किडनी उसको ब्लड ले रही होती है, रीनल ब्लड फ्लो होता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि जो इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इट इज अंडर एस्टिमेट। जो आपका ट्रू रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है ना, वो
थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। तो इसलिए आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो हम एस्टिमेट करते हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, मतलब हम हमारी जो वैल्यू आती है वो कम आती है, लेकिन हकीकत में जो हमारा प्लाज्मा फ्लो होता है वो ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये इतनी कोई खास अहम बात नहीं है। अब इस पेज में जो आपका पूरा पेज हमने खत्म किया है, इस पेज में आप चाहे कोई बात याद करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो पीएच है, जो हम रीनल प्लाज्मा फ्लो है, हम किससे मेजर करते हैं? वो हम मेजर करते हैं पैरा अमाइनो हाइप्योरिक एसिड। ये पहला एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यूज आपने क्या याद रखना है कि जो आपका इनुलिन है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं? उसको हम यूज करते हैं टू मेजर जीएफआर। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है कि जब भी अगर हम जीएफआर को आधा भी कर देंगे ना, अगर हम जीएफआर को आधा भी कर देंगे तो हमारी जो क्रेटिनिन है वो तकरीबन सेम रहती है। इसलिए हम एक किडनी पे भी जिंदा रह सकते हैं, ताकि हम, क्योंकि हमारी अगर जीएफआर आधी भी हो जाए तो हमारी जो किडनी होती है वो एक किडनी भी सही परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको नहीं भूलनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है आप उसको याद करें या ना करें। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें और ये तीन आपको नहीं नहीं भूलनी चाहिए।